रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। एक बार अभी तक का पूरा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफी दिन हो गए। सैटरडे, संडे, मंडे मैं ही करवा देती हूँ, है ना। हाँ, ये बढ़िया है, हम बस सुन लेते हैं आराम से, ध्यान से सुनना एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने टैक्स के अंदर क्या देखा था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें हमने देखा कि एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट का मतलब होता है लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से अगर कोई लॉ पास हो जाता है तो वो अपना एक्ट बन जाता है। एक्ट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 आया था, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो 1 साल बाद से लागू होता है, तो इसीलिए रूल्स में क्या आया, 1962। उसके बाद में हम देखें नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन क्या होती है, सीबीडीटी इशू करता है अगर कोई भी चेंजेस आने होते हैं बीच में, तो है ना। क्योंकि बजट तो क्या आता है, साल में एक बार आता है, और इलेक्शन वाले ईयर में इंटरिम बजट आता है। इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार, बजट आता है साल में एक बार। उसके बीच में अगर कोई चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस कैसे लेकर के आता है, नोटिफिकेशन के थ्रू लेके आता है। हमारे ऊपर नोटिफिकेशन कब तक की लगेगी, 6 महीने पहले तक की। तो आप जो अभी पढ़ोगे वो पूरा अमेंडेड होगा, आपको अमेंडमेंट्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आया क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट ही लेकर के आता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, केवल डिपार्टमेंट के लिए होता है, वो एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होता। ओके, जुडिशियल डिसीजंस, कोई भी केस लॉस जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिसीजंस दिए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, जुडिशियल डिसीजंस। ये तो हो गया एक्ट की बात। अब आते हैं टैक्स के ऊपर। टैक्स क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो आपको पे करना है, किसको, सरकार को। ठीक है, 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप एंड कंज्यूमर के ऊपर क्या कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर अब केवल एक ही टैक्स आता है, इनकम टैक्स। इनकम तुमने कमाई है, पैसा तुम्हारी जेब में आया है, तो उसके ऊपर टैक्स भी तुमको ही भरना है। तुम इसका बर्डन किसी पर भी शिफ्ट नहीं कर सकते। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है या रिग्रेसिव नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। वेर एज इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। उसको मतलब नहीं है तुम कितना कमा रहे हो, तुम 100 कमा रहे हो तो भी उतना इनडायरेक्ट टैक्स देना है, तुम करोड़ कमा रहे हो तो भी उतना इनडायरेक्ट टैक्स देना है। इनकम टैक्स में इसका फर्क आता है, आपकी इनकम के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम की। इनकम क्या होता है, 5 हेड से मेन अपनी इनकम कंप्यूट होती है। सबसे पहला सैलरी, सेक्शन 15 से 17। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 टू 27। उसके बाद पीजीबीपी 28 टू 44। कैपिटल गेन 45 टू 55। अदर सोर्सेज 56 टू 58। ठीक है, ये सारे पांचों हेड हो गए। ये पांचों हेड की इनकम को टोटल करा। इसमें से हमने कोई भी पिछले साल का या उससे पिछले साल का जब का भी लॉस अलाउड है, वो सारे लॉसेस वगैरह सेट ऑफ करे। सेट ऑफ करने के बाद में फिर आपका क्या आया, हाँ क्लबिंग करी तो आया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से आपने डिडक्शन दी अंडर चैप्टर 6A, और इसका सेक्शन होता है 80C टू 80U। डिडक्शन देने के बाद में जो इनकम आती है वो होती है आपकी क्या, टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम जिसको अपन बोलते हैं। इसके ऊपर आपको टैक्स लगाना है। ठीक है, उसके बाद में स्लैब रेट्स देखी थी, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। इन 5 के लिए स्लैब रेट्स क्या होती है, अगर आप कम उम्र के हो, मतलब 60 साल से छोटे हो, तो आपके लिए स्लैब रेट क्या लगेगी, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 के ऊपर 10 तक 20, और 10 के ऊपर 30%। अगर यही इंसान 60 साल का हो जाए, मतलब सीनियर सिटीजन हो जाए। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है हर्ष, 60 के ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन बोलेंगे, और रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सीनियर सिटीजन के लिए 2 कंडीशन होती है, 60 अबव प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, 80 साल का है, हम नहीं देंगे उसको हायर स्लैब का बेनिफिट। ठीक है, तो हायर स्लैब में क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब क्या है, 3 लाख तक नील, 20, और उसके ऊपर सेम, इसके ऊपर भी 10 के ऊपर 30% जाएगा। और 80 साल के हो गए आप तो 5 लाख तक नील,
20 और उसके ऊपर 30। इसके लिए केवल दो ही रेट दे रखी है, 20 और 30 वाली रेट। ठीक है। अच्छा, अगर आप 1 अप्रैल को 60 के या फिर 80 के हो रहे हो तो हम ये मान लेंगे कि आप प्रीवियस ईयर में क्या थे, 60 या 80 के थे। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है। और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें आप टैक्स पे कर रहे हो, आप अपनी कंप्यूटेशन कर रहे हो। तो अगर हमारे ऊपर फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल हो रहा है तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 23, 24। और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24, 25। क्योंकि जो भी आपके डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस होते हैं वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होते हैं। बजट आया फरवरी में, चेंजेस एप्लीकेबल होते हैं कब से, 1 अप्रैल से। ठीक है। सरचार्ज छोड़ो इसको, पहले रिबेट पे आते हैं। रिबेट क्या होती है, रिबेट पहली बात तो रिबेट मिलेगी किसको, रेजिडेंट, इंडिविजुअल। रिबेट के लिए आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, और आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। तो आपको रिबेट मिलेगी कितने की, 12,500 या फिर 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज लोअर। ठीक है। अगर आपकी इनकम और भी कम है तो आपको पूरे टैक्स की छूट मिल जाएगी। हाँ, रिबेट का कोई क्वेश्चन था, हो गया, बहुत सही। ठीक है, ये हो गया रिबेट का काम। अब कम इनकम थी तो रिबेट दी, ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज लगाएंगे। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। मतलब पहले आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर ली, उस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर हम सरचार्ज की रेट लगाते हैं। सरचार्ज की रेट्स क्या होती है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ के ऊपर 37%। हाँ आदित्य। हम्म अरे कैसे मिलेगी, हाँ 5 लाख के नीचे आएगा, बिल्कुल 5 लाख या उससे कम अगर आपकी टोटल इनकम है ना, तो 50 लाख वाले को रिबेट देंगे। तो फिर सरकार कमाएगी क्या, खाएगी क्या और खिलाएगी क्या, है ना। देखो, सरकार के हाथों में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, बहुत सारे, और खुद की भी जेब भरने के लिए होता है, वो भी बहुत सारी, है ना। तो इतना छूट नहीं दे सकती सरकार। ठीक है। सरचार्ज जो है वो 15% तक लिमिटेड है, किस चीज के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड की इनकम। अगर ये 3 इनकम है, या तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या फिर आपकी डिविडेंड की इनकम है, तो सरचार्ज आपके ऊपर मैक्सिमम कितना लगेगा, 15% का। आप ये 25 और 37 की कैटेगरी में नहीं फॉल करोगे। ठीक है। अब एक नई हेडिंग लगाओ, मार्जिनल रिलीफ। यहां तक का सबको क्लियर है, क्योंकि 2 दिन में ये चैप्टर अपना हो जाएगा, 2 या मैक्सिमम 3 दिन। उसके बाद एक दिन आपको जो भी डाउट्स होंगे वो, और नेक्स्ट डे से अपना, नेक्स्ट डे पे मतलब टेस्ट होगा, बेसिक का टेस्ट। चैप्टर खत्म होते ही उस चैप्टर का डाउट क्लास, और डाउट क्लास के जस्ट बाद टेस्ट। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ। लास्ट क्लास में याद है जब सरचार्ज पढ़ाया था तो आप सबके मन में एक सवाल उठा था, एक दुख आया था सरचार्ज वाले के लिए। बचा ही क्या उस बेचारे के पास, इतना उससे टैक्स ले लिया, तो ये दुख उठा था सबके मन में। तो तुम्हारे उस दुख को कम करने के लिए सरकार ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। देखो, 2014 के बाद ना बहुत सारे चेंजेस हुए थे अपने टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। 2014 में जब बीजेपी आई थी
वहां से बहुत सारे चेंजेस हुए, पॉजिटिव भी हुए, कुछ नेगेटिव चेंजेस भी हुए, काफी चेंजेस हुए 2014 में। हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, किसने बोला? अरे नहीं जानती। अरे मैंने मेरा बनवा रखा था स्कूल में। देखो क्या होता है, वो पैन कार्ड बनता है, आप ई मित्र वाले के पास गए ना, इसलिए उसने आपको मना कर दिया। पैन कार्ड तो बन जाता है, जैसे सपोज मान लो अभी अपन ने पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल पढ़ा, उस इंडिविजुअल के अंदर माइनर भी इंक्लूड होता है। माइनर का मतलब 18 साल से छोटा। अब उसकी इनकम आ रही है, वो पर्सन है इनकम टैक्स में, तो वो इनकम टैक्स पे तभी कर सकता है जब उसके पास पैन कार्ड होगा। हाँ, उसको जाके ये बोलना। पर वैसे ई मित्र वाले के पास जाओगे तो उसका जवाब यही होगा, क्योंकि उसने पूरी टैक्स पढ़ी हुई नहीं है। नहीं नहीं, हर्षिता को डिस्काउंट है, 50% ऑफ, 50%। अरे घर का देख के तो 50% ऑफ करा। देखो, प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते अलग अलग होने चाहिए, है ना भाई हर्षिता? मानते हो ना? अभी आप भी सीएमए बनोगे, मान लो मैं आई तब तक अपनी कॉस्ट ऑडिट आपसे करवाने के लिए, है ना? तो फिर तो तब तक बड़ा ही काम कर लूंगी मैं, ऐसे तुम क्या देखो विशेष। ऐसे पॉजिटिव सोचो, देखो मैं अगर कॉस्ट ऑडिट कराने आई तो खैर तब तक तुम्हारी तो आर्टिकलशिप हो चुकी होगी, तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, आगे वालों को मिल जाएगा। आर्टिकल्स रख लूंगी। अभी आ जाओ टैक्स के ऊपर, बहुत फ्यूचर की बात हो गई है। मार्जिनल रिलीफ, देखो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। नहीं, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना, केवल मार्जिनल रिलीफ हेडिंग के अलावा और कुछ भी मत लिखना, ठीक है? लिखने लग गए थे क्या? कोई बात नहीं। क्वेश्चन में मैं थोड़ा नाम बदलने वाली थी, लो अर्जित कर देते हैं। हर्षिता लिख दो, कोई बात नहीं, वो भी सही है। अब देखना एक बार, बहुत ध्यान से समझना मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को, आपके मन से आवाज आएगी हाँ ये देना चाहिए मार्जिनल रिलीफ, है ना? तुम्हारी अंतरात्मा बोलेगी इस बात को। अर्जित की इनकम है 51 लाख। अर्जित ने कितना कमाया साल भर में? 51 लाख। अर्जित शगुन, ठीक है? 51 लाख की इसकी इनकम हो गई। अब 51 लाख के ऊपर आप मुझे टोटल टैक्स कंप्यूट करके बताओ, अभी तक का जो आपने पढ़ा है 51 लाख के ऊपर कि अर्जित को कितना टैक्स पे करना है। देखो अगर मैं 10 लाख तक की बात करूं तो उस पे आएगा 1,12,500, है ना? 2.5 लाख के ऊपर कितना जाएगा? 5%, और उसके ऊपर आपका 1 लाख, तो 1,12,500 हो गया 10 लाख तक। तो 10 लाख के ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो 10 लाख के ऊपर कितना हो गया? 41 लाख। 41 लाख पे कितना टैक्स बनेगा इसका? 30% टैक्स बनेगा, और वो आ गया अपना 12,30,000, ठीक है? टैक्स की बात करें तो वो आ गया 13,42,500, ये आ गया सबका, ठीक है? अब क्योंकि अर्जित 50 लाख से ऊपर अर्न कर रहा है तो सरचार्ज देना है। कितना सरचार्ज देना है? 10% का सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर। तो 13,42,500 का 10% अर्जित को क्या देना है? सरचार्ज देना है। 1,34,250। क्लियर? यहां तक का समझ आया? तो टोटल टैक्स कितना हो गया इसको? 14,76,750।
ठीक है, क्या बात हो गई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात देखो इधर, इसने एक्स्ट्रा कितना कमाया? अर्जित ने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1 लाख रुपए। भाई 50 लाख तक अगर ये कमाता तो तुम इससे कोई भी सरचार्ज वगैरह नहीं लेते। कितना ऊपर गई इसकी इनकम? 1 लाख रुपए से ऊपर गई इसकी इनकम, और तुमने उस 1 लाख की वजह से इससे टैक्स कितना ले लिया? एक्स्ट्रा ले लिया ना। मतलब जितना इसने कमाया है उससे ज्यादा तो इसको क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। अब भाई ये तो दाल रोटी छीनने का हिसाब हो गया। सही बात है क्या? इसने कमाया है 1 लाख रुपए और तुम इससे 1 लाख से भी ज्यादा का टैक्स ले रहे हो। बहुत नाइंसाफी है कि नहीं है? ठीक है। अब मुझे इसकी, अगर ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाता तो कितना टैक्स लगता है इसके ऊपर, वो बताओ। अगर इसकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती तो इसके ऊपर टैक्स कितना लगता? 13,12,500 रुपए। क्या इसके मन से ये नहीं आएगा क्या कि 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तुम मेरे से क्या ले रहे हो? 1,34,250 ऊपर ले रहे हो, और प्लस ये 51 के अंदर भी इंक्लूड हो गया क्योंकि 51 के ऊपर आपने रेट्स लगाई है। ऐसे बोरे में बंद करेगा उस पैसे को और देके आएगा सीतारामन जी के पास ही, तुम ही रखो ये 1 लाख रुपए। हाँ, 30-32 हजार जो बचेगा वही मेरा सही। मन में यही आएगा ना कि भाई ये 1 लाख कमा करके मैंने अपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया, तुम इस 1 लाख के ऊपर मुझ पे इतना ज्यादा जुल्म ढा रहे हो, तो ये 1 लाख रुपए तुम ही रखो। सरकार तो लगती है, हाँ रख लेंगे। सच्ची में? हाँ, सरकार ने यही बोला कि हाँ ठीक है हम रख लेंगे, थैंक यू। तो अब तुम क्या करो भाई अर्जित, तुम अगर ये 1 लाख नहीं कमाते तो कितना टैक्स पे करते? 13,12,500 का। तुम ये 1 लाख हमारे मुंह पे फेंक के गए, हम वो भी रख लेंगे। हमने वो 1 लाख रुपए भी रख लिए, तुम खुश हो जाओ, परेशान मत हो। टोटल तुम्हारे ऊपर हद से हद कितनी टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए थी? 14,12,500 की टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए थी, तो तुम यही पे करो। तुम्हें पे कितना करना पड़ रहा है? 14,76,750 पे करना पड़ रहा है। पर तुम्हारे मन की बात भी ठीक है कि अगर मैं ये 1 लाख रुपए नहीं कमाता तो मेरे पे टैक्स लाइबिलिटी कम आती। ये 1 लाख भी क्या कर लो, तुम ही रख लो। रख लिया उन्होंने। ये आपका बिना 1 लाख की टैक्स लाइबिलिटी 13,12,500, और ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम, सब कुछ उन्होंने खुद रख लिया। इतना टैक्स अर्जित को वाजिब लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है इतना मैं दे दूंगा। 1 लाख ऊपर कमाया है, वो 1 लाख ही दे दो, इससे ज्यादा देने की बजाय। तो कहा मुझे जेब से देना पड़ता, कमाया हुआ भी दे रहा था प्लस टैक्स का एक्स्ट्रा भी दे रहा था। भाई 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं इसको। अब इसके मन में आएगा कि ठीक है 1 लाख ही दे रहा हूं, जो कमाया वही दे रहा हूं। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई? तो इसने आपको टैक्स विदाउट सरचार्ज प्लस एक्स्ट्रा इनकम दोनों ले जाकर के गवर्नमेंट को दे दी, और बोला मैं इतना ही टैक्स पे करूंगा ज्यादा से ज्यादा, मैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम के बियॉन्ड टैक्स पे नहीं करूंगा। मानने वाली बात है, वैलिड बात है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या लेकर के आई? मार्जिनल रिलीफ। तुम इतना पे करना चाहते हो? $14,76,000 तुमको पे करना पड़ता? तुम्हारे दिल से कितनी आ रही है पे करने की? वैसे तो दिल से तो ये भी नहीं आ रही। 14,12,500। ठीक है, इतना ही पे करो। जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, वो हम तुम्हें क्या दे देंगे? रिलीफ दे देंगे।
इतना तो जाएगा ही, वो तो मिनिमम हो गया। नहीं, इस पे कोई रिलीफ नहीं मिलता। यही मार्जिनल रिलीफ है 64,250 का। अगर हम बिल्कुल सरकार ऐसे बोलती ना, बिल्कुल बेशरम होकर के इसके ऊपर टैक्स लगा देते, 1 लाख के ऊपर भी, 1 लाख कमाया उसको भी स्लैब में भी इंक्लूड कर लिया, प्लस उसके ऊपर सरचार्ज भी इंक्लूड कर दिया, तो जितना इसने कमाया उससे ज्यादा ही इसको क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, मत करो। मान लो कि तुमने ये 1 लाख रुपए कमाए ही नहीं है, हमें ये 1 लाख पूरे दे दो, प्लस वो टैक्स दे दो जो अगर तुम 50 लाख तक कमाते, मतलब ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाते तो अर्न करते, तो तुम हमको ये टैक्स पे करते, उतना टैक्स दे दो। इसने बोला ठीक है, ले लो 1 लाख रुपए, मेहनत बर्बाद जा रही है मेरी, तो ये और मेहनत करेगा और ये 50 लाख से थोड़ा ज्यादा ही कमाएगा। हाँ, क्या है ये? देखो ये बातें, हाँ ये बातें फिर यहाँ की नहीं है ना, फिर ये किताब की बातें नहीं रह गई, ये सब किताब की बातें हैं अपने। कुछ समझ आया मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट? 5%, 10%, 15%, 50%? पहली बार में इतना ही आता है क्योंकि ये किसी को 100 आया हो तो आया, 100%। हाँ, आगे देखो 100% आना भी गड़बड़ होती है। देना कितना पड़ा? वो 141 14,12,500 ये बाकी कुछ दे रहे हैं ना, दे दिया ना। इसको एग्जैक्ट देना कितना पड़ा? 14,12,500। देखो इतना, 54,750 बाकी दे रहे हैं। वो वही था, वो वही था, इसको देना कितना था, इतना, इसमें से हमने माइनस कर दिया 64,000, तो इसको अल्टीमेटली देना कितना पड़ा, 14,12,500। वो पूरी एक्स्ट्रा इनकम दे दी। अगर सरचार्ज लगाते और ये रिलीफ वाला पॉइंट नहीं होता तो उसको कितना देना पड़ता, 1 लाख तो देना ही देना पड़ता, साथ में 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ते। इसलिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाने का, असेसी ने जाकर के यही बोला कि मेरा ये एक्स्ट्रा कमाने का फायदा क्या हुआ, फिर तुम ये एक्स्ट्रा इनकम रख लो, एटलीस्ट इतना ज्यादा टैक्स तो मत लगाओ मेरे ऊपर। इसको बोला मार्जिनल रिलीफ। अब तुम कोशिश करो कि केवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना कमा करके थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कमाओ, तो लगभग तुम ये मानो कि ये 1-1.5 लाख तक तो ये चीज आती है। हाँ, 99 लाख। हाँ, 1-1.5 लाख तक, डेढ़, हाँ 1.5-2 लाख तक। पॉइंट समझ आया? फर्स्ट वाले पॉइंट में ये बताया मैंने कि आप सबसे पहले क्या करो, देखो मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करने का तरीका, सबसे पहले आप जनरल जैसे सरचार्ज वगैरह लगा करके आप इन जनरल कंप्यूट करते हो टैक्स, वो कंप्यूट कर लो। अब ये कंप्यूट करने से तुम्हें दिखा कि मैं तो क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, जितना मैंने कमाया ना उससे ज्यादा पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं, तो तुम्हें यहां पर क्लिक करा कि इधर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ऐसे क्लिक करता है। आपने पहले जनरल कंप्यूटेशन करी इंक्लूडिंग सरचार्ज, आपको समझ आया कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करा, बिना सरचार्ज के, बिना इस एक्स्ट्रा इनकम के अगर मैं पैसे देता तो कितना मुझे टैक्स पे करना पड़ता, मतलब सेकेंड स्टेप में अपन ने विदाउट सरचार्ज टैक्स की कंप्यूटेशन करी है। ठीक, करके देखना एक बार कंप्यूटेशन कि 52 लाख के ऊपर अगर आपका जितना कमा रहे हो, 52 लाख मतलब 2 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाया, अब आपको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो 2 लाख से ऊपर पे करना पड़ रहा है क्या? अगर करना पड़ रहा है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा।
थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो मतलब नहीं मिलेगी। पर वैसे 2 पे फर्क पड़ता नहीं है, हो सकता है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? वैभव, केशव, ये एग्जाम्पल लिख लिया आपने? ऑनलाइन समझ आया आप लोगों को? क्योंकि बेसिक्स वाले चैप्टर में से, मतलब ये बेसिक्स के अंदर अगर कुछ एग्जाम में आ सकता है तो वो सरचार्ज या फिर मार्जिनल रिलीफ। अदरवाइज बेसिक के अंदर हमारा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम आती है बेसिक के अंदर। साठ हजार क्या चीज 60,000 आ रही है टोटल, इंक्लूडिंग सरचार्ज? 10 लाख तक तो वो लगाया ना अपन ने, 2.5 लाख तक नील। नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपने क्या करा? 5% वो रेट्स लगाइए, तो 10 लाख तक फिक्स होता है 1,12,500, क्योंकि 12,500 आ जाता है फिर 1 लाख आ जाता है। कोई भी सवाल मार्जिनल रिलीफ के ऊपर? आगे एक करोड़ वाला करवाऊंगी नेक्स्ट। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इनकम है 1,01,00,000, आपको टैक्स पेएबल एंड मार्जिनल रिलीफ बताना है। 1,01,00,000। अच्छा ठीक है। इनकम है 1,01,00,000, आपको टैक्स पेएबल एंड मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट बताना है। ऑनलाइन का भी 75 125। देखो ऑनलाइन में तो मैं इमोजी भेज दूंगी। बिना 15% 75 125। ठीक है, किस किस का सही आया? देखो जिन्होंने इधर बताया, हाँ, वेंकटेश, आदित्य, अर्जित, भाविका, विशाखा, हर्ष,
रुपेश का भी आ गया था, सॉरी। ओके, देखते हैं क्या स्टेप्स थे सरचार्ज के अपने, सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप टैक्स कंप्यूट करोगे आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर। मतलब 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर आपने टैक्स कंप्यूट करा। टैक्स बना कितना, 28,42,500। टैक्स निकालने में किसी को कोई भी दिक्कत है? ये टैक्स का अमाउंट आ गया क्या सबका? ये स्लैब रेट के तरीके से निकाला है। 10 लाख तक तो 1,12,500 और 10 लाख के ऊपर 30% लगाना है। ठीक है, ये हमारा आया टैक्स। अब क्योंकि ये 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, तो 1 करोड़ से ऊपर कमाते ही सरचार्ज कितना लग जाएगा, 15%। तो सरचार्ज लगा दिया 15%। टोटल इसको टैक्स देना है इंक्लूडिंग सरचार्ज 32,68,875। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। बातें नहीं, आपस में मत बात करो, हर्ष हरी। अब हमने ये देखा कि ये एक्स्ट्रा कमा रहा है कितना, 1 लाख रुपए। बट इसको एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? अगर ये 1 लाख रुपए नहीं कमाता एक्स्ट्रा, तो इसको कितना टैक्स देना पड़ता, 30,93,750। मतलब जितनी इसने एक्स्ट्रा इनकम कमाई उससे ज्यादा इसने टैक्स पे कर दिया ना, मार्जिनल रिलीफ आ गया। ऐसे अपन चेक करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा इनकम की वजह से टैक्स बना इतना, एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती तो टैक्स कितना बनता, इतना बनता। मतलब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, कमाया कितना, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 2 लाख का टैक्स एक्स्ट्रा पे करो, पागल समझे? ठीक है, रोते धोते गए डिपार्टमेंट के पास में, आंसू पोंछ दिए उसने अपने। उसने बोला तुम एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर ये टैक्स नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, तुम कितना टैक्स पे करना चाहते हो? तुमने ऐसी इनकम कमाई नहीं, हम ये मान लेंगे सब कुछ सपना था, तो वो सब इनकम हटा करके जितना टैक्स लगता तो वो इतना लगता। ये आपको टैक्स पे करना ही पड़ता अगर आप ये 1 लाख रुपए नहीं कमाते तो भी। डन। तो इतना तो तुम वैसे भी देते रो धो करके, है ना भाई? अगर ये 1 लाख नहीं कमाते तो भी तुम ये 30 लाख तो देते ही देते। ये तो दे दो, प्लस ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख कमाया है ये भी दे दो। ठीक है, तुम हमें टोटल ये 31 लाख रुपए दे दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे अमाउंट इग्नोर करता होता। आप हमें 31,93,750 दे दो। डन। तो इसका मतलब इसको कितने का रिलीफ मिल गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75,125। समझ आया? मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ये होता है मार्जिनल रिलीफ। लिख लो इस एग्जाम्पल को एक बार। हाँ, ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आया तो ऐसे थम्स अप कर दो, अंगूठा मत दिखाना, थम्स अप करना। ओके, बस काव्या, रिधिमा। ओके, उत्तम।
अब देखो हमने टोटल इनकम पे क्या करा, सबसे पहले तो स्लैब रेट लगा करके टैक्स कंप्यूट कर लिया। उसके बाद हमने उस टोटल इनकम पे अगर रिबेट मिलनी थी तो रिबेट दे दी, उसके आगे की तो कहानी खत्म हो जाती है। अगर रिबेट मिल जाती है तो नीलबटा सन्नाटा, कहानी खत्म। पर अगर रिबेट नहीं मिलती, अगर सरचार्ज होता है तो कहानी आगे चलती रहती है। आपने स्लैब रेट लगाया, आपने सरचार्ज दिया, मार्जिनल रिलीफ मिलना था तो वो मार्जिनल रिलीफ दिया। इसके बाद एक लास्ट एंड फाइनल टैक्स का पेमेंट होता है क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस, CESS। क्या होता है सेस? देखो जनरली अगर आउट ऑफ द कोर्स बात करें तो सेस का मतलब सेस एंड सरचार्ज, ये दो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने देखे। टैक्स तो आपको पता ही लग गया। सेस का जो पेमेंट होता है वो सरकार ने जिस काम के लिए आपसे सेस लिया है ना, जैसे इधर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिख रहा है, तो ये 4% जो है वो सरकार हेल्थ और एजुकेशन पे ही खर्च कर सकती है। इस 4 का बाइफर्केशन क्या होता है, 2% जाता है आपके सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, फिर 1% जाता है हायर सेकेंडरी, और 1% जाता है आपके हेल्थ के लिए। ऐसे करके ये टोटल कितना हो गया, 4% का सेस लग गया। सेस का पैसा सरकार को हेल्थ और एजुकेशन पे ही खर्च करना है, वेराज सरचार्ज का जो पैसा आता है या बचे हुए टैक्स का जो पैसा आता है वो कहीं पर भी खर्च कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो सेस का पैसा है ये सरकार के कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर जाता है। इससे आपको ये करना है कि 4% और दो। ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप 3 का 4%। आपने फाइनली जो भी टैक्स निकाल लिया, उसके बाद टैक्स हो गया, टैक्स के ऊपर आपने सरचार्ज दिया, सरचार्ज के ऊपर आपको क्या देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो अगर एक आदमी के ऊपर बोझ देखा जाए, मान लेते हैं आप हाईएस्ट स्लैब के अंदर आते हैं, तो आपको कितना देना है, 30%, है ना। उसके बाद में अगर मैं मान लूं कि आपके ऊपर सरचार्ज भी हाईएस्ट लग रहा है, तो 30% का कितना देना है आपको, 37%। इसका मतलब 11.1 समथिंग, 11.1 आ गया। अब ये 30 प्लस 11.1, इसका आपको कितना देना है, 4%, मतलब 1.64 समथिंग। अभी बता रही हूँ, रुक जाओ। 42.744% का टैक्स पे करना पड़ता है एक इंसान को, हाईएस्ट, अगर वो हद से ज्यादा कमा रहा है तो। जो गवर्नमेंट है उसके हम 1 लाख पे 4%, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमने तो 1 लाख कमाई नहीं ना, उसको तुमने रख लिए ना। ये देखो, ये आपको बताने के लिए था कि हमने 1 लाख कमाए ही नहीं, तुमने सरकार को दे दिया। इसका मतलब एक तरीके से ये मान लो कि तुमने ये एक्स्ट्रा 2 लाख देने की बजाय तुमने टैक्स पे अपना कितना दे दिया, 1 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। तो 1 लाख तो दिया ही है ना, जो टोटल अमाउंट दिया है उसके ऊपर आपको सेस देना है। इसका भी मार्जिनल रिलीफ निकाला जाए। नहीं, इसका नहीं निकलता, इस पे मार्जिनल रिलीफ मिलता ही नहीं है। मार्जिनल रिलीफ केवल और केवल मिलता है किसके ऊपर, सरचार्ज के ऊपर। इस केस में हाँ, एक सेकेंड सवाल तो सुनने दो। हाँ, डिडक्शन मिलेगी वो उधर। हाँ, डिडक्शन अलग बात है, बट एक बार तो इनकम में इंक्लूड होता ही है ना। डिडक्शंस तो आपको बहुत सारे खर्चों की मिलती है, बट वो एक बार तो आपकी इनकम बनी गई ना। अब जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी आई है ना, तुमने वो सैलरी का क्या कर दिया, तुमने सोचा हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा वो हुआ, मामला गड़बड़ हुआ, तो मैं अपनी सैलरी वहां पर डोनेट कर देता हूँ, तो क्या तुम पे टैक्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो डिडक्शन मिलती है, बट एक बार के लिए कंप्यूटेशन तो हमें करनी है ना टोटल इनकम की।
वो फाइनल अमाउंट पे लगता है। आपको फाइनल जितना भी पे करना है ना, उस पे 4% लगेगा। अब अगर मान लो, देखो क्या होता है, जो तुम डोनेशन वाली बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर निकाली जीटीआई। इधर आपने जो पैसा डोनेट करा, वो एक बार तो आपकी इनकम बन गई ना, तो एक बार के लिए इनकम में तो काउंट करोगे। वो काउंट करने पे आपका आया जीटीआई। जीटीआई से आपने बोल दिया कि मैंने ये पैसा डोनेट किया था, मुझे डिडक्शन दे दो। आपने ले ली उसकी डिडक्शन। उसके बाद में यहाँ पर ये आई आपकी टैक्सेबल इनकम। इस पे टैक्स की कंप्यूटेशन करोगे। ये जो भी आई है, जो भी अमाउंट आया है, उस पे आपने टैक्स की कंप्यूटेशन करी, स्लैब रेट लगा दिया, और इसके ऊपर आपका लगेगा 4% का सेस। हाँ, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वो तो, पर वो डोनेशन आपको चेक से करना पड़ता है, आप कैश में डोनेशन नहीं कर सकते। अप्रूव्ड फंड होता है वो। अरे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे नहीं। अप्रूव्ड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको। ठीक है, एक बार मतलब जिस दिन मैंने आपको बोल दिया ना कि इस दिन अपना टैक्स खत्म हो गया, उस दिन तुम्हारे आज शुरुआत से पढ़े हुए सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे। तो पहली बात तो, कभी भी ये कंपैरिजन मत करना कि हमने इतना पढ़ लिया, उसने इतना पढ़ा है। बेसिक के टॉपिक में उसने इतना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। एग्रीकल्चर इनकम मैं लास्ट में पढ़ाती हूँ आपको। अरे इन केस, ठीक है, हर चीज को कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे दिया कितना, 4%। डन। शुरुआत में ही अगर मैं आप पे बहुत ज्यादा ऐसे बम फोड़ दूंगी ना टैक्स के, स्टार्टिंग में चिढ़ हो जाएगी सब्जेक्ट से। और इस सब्जेक्ट का देखो ऐसा है कि ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट भी है, क्योंकि आगे जाकर के पूरे जीवन में ये काम आएगा। एक बार को तुम्हारे फाइनेंस काम नहीं आए, एक बार को तुम्हारे अकाउंट्स काम नहीं आए, दोनों में से कुछ एक काम आएगा। तुम्हारे फाइनेंस में लगी तो फाइनेंस काम आएगा, अकाउंट्स में लगी तो अकाउंट्स काम आता है। ये तो हमेशा काम आता है। तो इसको केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है इधर। तो स्टार्टिंग में इससे चिढ़ नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को याद है हमारे ना, जब टैक्स का पेपर दे करके आई थी मैं, काफी बच्चे ऐसे थे जो रो रहे थे, हमको आगे पेपर ही नहीं देना। ऐसा पेपर इसका कभी कभी आ जाता है। डरा नहीं रही हूं मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं। इजी है, बहुत इजी है। सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को सिंपल करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत इजी लगेगा। अब इसी चीज को मैं आपको सेक्शंस इंक्लूड करके और बहुत ऐसा भारी भरकम बना दूं। देखो, एक तो सिंपल सा रूम है, एक इसी रूम के अंदर मैं अजीबोगरीब तामझाम चिपका दूं, तुमको इससे इतना स्ट्रेस हो जाएगा, सफोकेटेड सा। तो सिंपल रखो चीज को, सीधा सीधा पढ़ो, पर पढ़ो सब कुछ। 100% पढ़ना है, इसमें कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना। डीटी के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ, पूरे पूरे आ जाएंगे अपने आप ही, कंफर्म। मतलब 50 में से 45 की तो मैंने शुरू में ही गारंटी दी थी, तो 45 तो तुम्हारे आ जाएंगे। 45 का पेपर ऐसा होगा जो तुम ये कह सकते हो कि हाँ, ये पेपर हमें 100% आता है। अब तुम आते हुए में गलती करके आओ, तो भैया, तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, है ना। गारंटी दे दी कि तुम्हें आएगा। 50 में से 45 का पेपर ऐसा होएगा जो तुम इतना श्योर होगे कि हाँ, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। अरे, ये तो अभी केवल ऐसे वो गंगा जल के छींटे नहीं मारते घर में, ये केवल छींटे हैं। जब आपके पांचों हेड्स हो जाएंगे ना, तब मैं बोलूंगी कि आपका हो गया। पांचों हेड्स होने के बाद में आपका 50% कोर्स खत्म हो गया, पांचों हेड्स। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। इंडिविजुअल का कार्यक्रम खत्म हो गया। कल से हम
कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, इन सब का कार्यक्रम पढ़ेंगे कि इनको कितना क्या टैक्स पे करना है. ओके, थैंक यू. एजुकेशन एंड हेल्थ थर्ड स्टेप, हाँ बिल्कुल थर्ड स्टेप पे लगेगा.